नमस्कार दोस्तों, न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़े, सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच हाथापाई, बीएसईसी की बैठक में हुई घटना। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है बीएसईसी। रविन्द्रनाथ टैगोर की मनी जयंती, राष्ट्रगान के रचयिता हैं। गुरुदेव मानवता को माना सर्वोपरि। और खबरों में आई डिफॉल्ट जमानत, रितु छाबड़िया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। चार्जशीट दाखिल न करने के चलते मिलती है जमानत। रूस और यूक्रेन युद्ध के मैदान के अलावा अब सार्वजनिक मंचों पर भी हाथापाई कर रहे हैं। यूक्रेन के संसद सदस्य ने रूस के एक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया है। मौका था ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बैठक का, जहां यूक्रेन के सदस्य अपने देश के झंडे के साथ सेल्फी ले रहे थे। रूस के अधिकारी उनके झंडा छीनकर भागे तो यूक्रेन के अधिकारियों ने पलटकर पलटवार किया। बीएसईसी यानी ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एक बहुपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक पहल है। ये अपने अस्तित्व में 25 जून 1992 को इस्तांबुल समिट डिक्लेरेशन और बोस्फोरस स्टेटमेंट के जरिए आया। 1 मई 1999 को इसका चार्टर लागू होने के बाद बीएसईसी एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के तौर पर कार्यरत है। इसका मुख्यालय तुर्की के इस्तांबुल में है। इसके सदस्यों में अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ग्रीस, मोल्डोवा, नॉर्थ मकदूनिया, रोमानिया, रूस, सर्बिया, तुर्की और यूक्रेन शामिल है। बीएसईसी रीजन में 2 महाद्वीपीय क्षेत्र शामिल हैं। गौरतलब है कि बीएसईसी उन चंद इंटरनेशनल फोरम में से एक है जहां पर रूस और यूक्रेन दोनों एक्टिव मेंबर हैं। आपको बता दें कि ब्लैक सी की तटीय सीमाएं यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया से लगती है। ये पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच एक इनलैंड सी है। कर्च स्ट्रेट इसे अजोब सागर से तो बोस्फोरस स्ट्रेट इसे मरमरा सागर से जोड़ती है। यूरोप की डेन्यूब और नीपर नदियां ब्लैक सी में आकर गिरती हैं। इस साल रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 9 मई को मनाई जा रही है। इनकी जयंती भारत और बांग्लादेश के बंगाली समुदाय में खास तौर पर मनाई जाती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के मशहूर कवि और साहित्यकार, दार्शनिक हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे वे नोबेल पाने वाले पहले एशियाई और गैर यूरोपीय विजेता बने। ये वे एक मात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया भरतो भाग्य विधाता का हिंदी वर्जन है। जन गण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। इनके द्वारा ही लिखा गया आमार सोनार बांग्ला वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्तमान में यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित है। इसे यूनेस्को द्वारा जीवित विरासत टैग मिलने की बात हो रही है। उन्हें किंग जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था और जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी उन्होंने। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा था। जहां गांधी जी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे तो वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। हालांकि दोनों एक दूसरे के बहुत अधिक सम्मान करते थे। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQIS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग करें, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर आप प्राप्त कर सकते हैं। गोवा में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 3री बैठक के दौरान एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में महिलाओं के नेतृत्व में भारत के विकास, पोषण, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और आर्थिक सशक्तिकरण में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा प्रदर्शनी में महिला उद्यमियों, पर्यावरण से जुड़े लोगों और महिला समूहों के साथ काम करने वाले लोगों को भी दिखाया गया है। गौरतलब है कि इस प्रदर्शनी का नाम ECHO रखा गया है, यानी कि इको, जिसका अर्थ है
इकोनॉमिक, क्लाइमेट, हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। दरअसल ये प्रदर्शनी बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए लगाई गई थी। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप के लिए महिलाओं के नेतृत्व में विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रतिनिधियों को ये प्रदर्शित करना था कि भारत में जमीनी स्तर की महिलाएं कैसे इन पहलों का नेतृत्व कर रही हैं। अगर प्रदर्शनी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की बात करें तो बेंगलुरु स्थित C6 एनर्जी कंपनी ने लोगों के लिए अपने पर्यावरण के अनुकूल और अभिनव समाधान प्रदर्शित किए हैं। प्रदर्शनी में ये भी बताया गया है कि कंपनी लाल समुद्री शैवाल पर काम कर रही है, जिसमें लाल समुद्री शैवाल से जैव ईंधन निकालने की गैर व्यावसायिक परियोजना भी शामिल है। जैव ईंधन के अलावा लाल समुद्री शैवाल से बायोप्लास्टिक बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा केरल स्थित एक गैर सरकारी संगठन यूनाती फाउंडेशन ने दक्षिणी राज्य में ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया है। दरअसल एनजीओ का गठन महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए ही किया गया था। खासकर राज्य में आई बाढ़ और आपदाओं के बाद फिलहाल राज्य की लगभग 1200 महिलाएं एनजीओ से जुड़ी हैं, जो वायनाड और इडुक्की में उनसे उत्पाद खरीदती हैं और उनका मूल्यवर्धन करती हैं। वहीं टी बोर्ड इंडिया ने प्रदर्शनी में चाय की विभिन्न किस्मों को प्रदर्शित किया है। टी बोर्ड इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी का यह कहना है कि पूरा चाय व्यवसाय महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। अगर श्रम वाली बल की बात की जाए तो कुल श्रम बल का 60 से 70% से अधिक महिलाएं हैं। गौरतलब है कि ये प्रदर्शनी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के दौरान 80 से अधिक प्रतिनिधि शामिल थे। ऐसे में जब वे भारत के विकास में महिलाओं के योगदान को देखेंगे तो विश्व पटल पर भारत की छवि और सुधरेगी। CJAR यानी कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने सर्वोच्च अदालत से गुजारिश की है कि वह 12 मई तक डिफॉल्ट जमानत को स्थगित करने वाले अपने आदेश को वापस ले ले। सर्वोच्च अदालत ने बीते दिनों आदेश दिया था कि जिसमें किसी भी अदालत के समक्ष दायर डिफॉल्ट जमानत की मांग वाले आवेदन को 12 मई तक के लिए टाल दिया जाए। हालांकि ये आवेदन रितु छाबड़िया मामले में दिए गए एक फैसले के आधार पर मांगे गए डिफॉल्ट जमानत से संबंधित होने चाहिए। CRPC यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के मुताबिक अगर कोई जांच एजेंसी रिमांड की तारीख से 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो इस मामले का आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार होगा। मतलब ये है कि आरोपी बिना किसी वैध कारण के भी जमानत का हकदार होगा। हालांकि कुछ खास अपराधों के लिए इस अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। कुछ समय पहले सर्वोच्च अदालत की एक पीठ ने रितु छाबड़िया बनाम भारत संघ के मामले में इससे जुड़ा एक और फैसला दिया। फैसले में कहा था कि अगर पुलिस ने अधूरी चार्जशीट दाखिल की है तो CRPC की धारा 167 के तहत एक अभियुक्त का डिफॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त नहीं होगा। इस संबंध में केंद्र ने एक याचिका दायर की और सर्वोच्च अदालत को अपने फैसले पर विचार करने को कहा। इस याचिका को मंजूर करते हुए अदालत ने रितु छाबड़िया मामले के तहत मांगे गए जमानत पर सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दे दिया है। CJAR अदालत से इसी आदेश को वापस लेने की गुहार लगा रहा है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से देश ब्लैक सी से तटीय सीमा साझा नहीं करते हैं? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, मोल्डोवा या फिर आर्मेनिया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। 1, 2, 3, 5 और 6, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच काम करता है? भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश या फिर भारत म्यांमार। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न था, G7 की हाल ही में आयोजित होने वाली बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साल 2023 में G7 का सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित होना है। हिरोशिमा क्यूशु द्वीप पर अवस्थित है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। हिरोशिमा होशु द्वीप पर अवस्थित है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।